फजर की अजान की आवाज़ अभी ख़त्म ही हुई थी कि अम्मी की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आयशा, मरियम, उठ जाओ बेटा, वरना फिर देर हो जाएगी। मैंने लिहाफ से सिर्फ अपना चेहरा बाहर निकाला, एक आंख खोली और बड़बड़ाई, अम्मी 5 मिनट, हर रोज़ यही 5 मिनट होते हैं तुम्हारे। जल्दी उठो, नाश्ता भी बनाना है। मैंने बेदिली से लिहाफ एक तरफ फेंका और आहिस्ता आहिस्ता उठ के बैठ गई। सामने नज़र गई तो आयशा जाए नमाज लपेट रही थी। नमाज पढ़ने के बाद वो हमेशा की तरह पहले मेरी तरफ देख के मुस्कुराई थी। शुक्र है आज सूरज निकलने से पहले उठ गई हो। मैंने मुंह बनाया, आप रोज़ यही मजाक करती हो और तुम रोज़ यही देर करती हो। मैं कुछ कहने ही लगी थी कि वो हंस दी और सीधी किचन की तरफ चली गई। मैं भी वुजू करने निकल गई। नमाज के बाद मैं किचन में दाखिल हुई तो तवा पहले ही गर्म हो चुका था। आयशा रोटी बेल रही थी जबकि अम्मी चाय छान रही थी। अम्मी, आज फिर मुझे पराठा ही मिलेगा। मैंने मुंह बना के कहा तो आयशा फौरन बोली, शहजादी साहिबा, अगर ब्रेड अंडा चाहिए तो पहले जेब भी शहजादियों जैसी होनी चाहिए। मैंने हंसते हुए बेलन उठाने की कोशिश की। अच्छा, आज मैं बनाती हूँ। अम्मी ने फौरन मेरे हाथ से बेलन ले लिया। बस रहने दो, पिछली बार तुमने गोल पराठे के बजाय पाकिस्तान का नक्शा बना दिया था। इतना सुनना था कि हम तीनों जोर से हंस पड़ी। उसी दौरान सहन से अब्बू की हल्की सी खांसी सुनाई दी। मैं पानी का गिलास लेके बाहर आई तो देखा वो चारपाई पे बैठे अपनी दवाई निकाल रहे थे। उनकी छड़ी हमेशा की तरह चारपाई के साथ टिकी हुई थी। अब्बू, दवाई पहले या नाश्ता पहले? मैंने ग्लास उनकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, अगर तुम लोग जल्दी नाश्ता ले आओ तो दवाई भी वक्त पे खा लूँगा, लेकिन ये खाली पेट वाली दवाई है। मैं वापस किचन में आई तो आयशा पहले ही प्लेटें उठा चुकी थी। चंद ही मिनट बाद हम चारों दस्तरखान के गिर्द बैठ गए। अब्बू ने चाय का घूंट लिया और कहने लगे, इस महीने दवाओं पे खर्चा कुछ ज़्यादा हो गया है। पेंशन आई भी लेकिन अब कुछ हाथ में नहीं है। आयशा ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया और कहने लगी, अब्बू, मैं स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ा लिया करूँगी। 2-3 बच्चे मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। अब्बू ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं। उनकी आवाज़ सख्त नहीं थी मगर फैसला ज़रूर था। सुबह स्कूल, फिर घर के काम, अब ट्यूशन भी, मेरी बेटी को आराम करने का भी हक है। आयशा खामोश हो गई। अब्बू ने उसके सर पे हाथ रखा। रिस्क अल्लाह देता है बेटा, तुम फिक्र न किया करो। नाश्ता खत्म हुआ तो हम दोनों बहनें अपने अपने बैग उठा के बाहर निकल आईं। गली में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ही देर बाद स्कूल आ गया। आयशा ने गेट के सामने रुक के हमेशा की तरह मेरी तरफ उंगली उठाई। क्लास खत्म होते ही सीधी यहीं आना, अपने दोस्तों के साथ। इधर उधर घूमती मत रहना। मैंने मसनूई संजीदगी से सर हिलाया। जी मैडम साहिबा। वो मुस्कुराती हुई स्कूल के अंदर चली गई और मैं कॉलेज की तरफ बढ़ गई। दोपहर को जब मैं वापस आई तो वो बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी। मुझे देख के उसने घड़ी की तरफ देखा। सिर्फ 5 मिनट तक जाओ। मैं स्कूल के सहन में नीम के दरख्त के नीचे खड़ी उसका इंतजार करने लगी। चंद मिनट बाद वो बैग कंधे पे डाले बाहर आ गई और हम अपने मोहल्ले पहुंच गए। जैसे ही हमारी गली शुरू हुई, सामने से फुप्पो आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, हमने एक दोनों ने एक साथ कहा। उन्होंने जवाब दिया। फिर आयशा को सर से पांव तक देखा और बोली, माशाल्लाह, अब तो लड़की की उम्र भी निकलती जा रही है। आखिर कब करोगे इसकी शादी? हम खामोश रहे और तीनों घर के अंदर पहुंच गए। अबू भी सहन में मौजूद थे। फुप्पो ने बात आगे बढ़ा दी। भाई, अगर मेरी मानो तो सलीम के साथ बात पक्की कर दो, आखिर अपना ही बच्चा है। अब्बू के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने बड़े सुकून से जवाब दिया, बहन, सलीम मेरा भांजा जरूर है लेकिन मैं अपनी बेटी का हाथ उसे नहीं दे सकता। फुप्पो का लहजा फौरन बदल गया। क्यों, क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी नहीं, कुछ आदतें ऐसी हैं जिन पे मुझे एतमाद नहीं। फुप्पो कहने लगी, फिर सारी उम्र बैठी रहेगी तुम्हारी बेटी? अब्बू ने पहली बार उनकी आंखों में देख के कहा, बैठी रहे तो मुझे कबूल है, मगर मैं अपनी बच्ची को जानबूझ के ऐसे घर नहीं भेजूंगा जहां उसकी इज्जत और सुकून की उम्मीद ना हो। पूरा सहन खामोश हो गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे माजूर अब्बू की टांग ज़रूर कमज़ोर थी मगर उनके हौसले में आज भी कोई कमी नहीं आई थी। फुप्पो गुस्से में बड़बड़ाती हुई हमारे घर से चली गई थी मगर उनकी बातें काफ़ी देर तक हमारे कानों में गूंजती रहीं। अम्मी खामोशी से बर्तन समेटने लगीं जबकि मैं और आयशा अपने कमरे में आ गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बैग एक तरफ फेंक के चारपाई पे बैठ गई। आयशा अलमारी खोल के कपड़े निकालने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बुरा तो लगा था मगर हर बात दिल पे लगा ली जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा, लेकिन हर कोई यही क्यों समझता है कि लड़की की शादी बस किसी भी जगह कर दो?
वो मेरे पास आके बैठ गई और मेरे सर पे हाथ फेरते हुए बोली, इसलिए कि लोगों को बातें करने की आदत होती है, लेकिन हमारे अब्बू ऐसे नहीं हैं, वो कभी हमें किसी गलत जगह नहीं भेजेंगे। उसकी बात सुन के मेरे दिल को सुकून मिला। रात को सब सो गए तो मैंने देखा, अब्बू अपने कमरे की हल्की रोशनी में बैठे कुछ कागज़ देख रहे थे। मैं पानी देने गई तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। उन्होंने फ़ौरन कागज़ बंद कर दिए, मगर मेरी नज़र एक नोटबुक पे पड़ गई, जिसमें खर्चों का हिसाब लिखा हुआ था। पेंशन की रकम एक तरफ लिखी थी और दूसरी तरफ दवाओं का खर्च, बिजली का बिल, घर का राशन, मेरी कॉलेज की फीस। आखिर में सिर्फ चंद सौ रुपए बचे थे। मैं खामोशी से वापस आ गई। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अब्बू कितनी खामोशी से सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। अगली सुबह हम दोनों फिर एक साथ घर से निकले। रास्ते में आयशा ने मेरी तरफ देख के कहा, आज कॉलेज से जल्दी निकलना, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, फिर साथ बाजार चलेंगे। दोपहर को मैं हस्बे मामूल स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो उसके हाथ में बच्चों की कॉपियाँ थीं। हम दोनों बाजार की तरफ चल पड़े। चीज़ें खरीदने के बाद अभी हम सड़क पार करने ही वाले थे कि अचानक एक बड़ी सी सफ़ेद गाड़ी आकर हमारे बिल्कुल सामने रुक गई। मैं घबरा के एक कदम पीछे हट गई। आयशा ने भी हैरत से गाड़ी की तरफ देखा। चंद लम्हों बाद गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक बावकार सा नौजवान बाहर निकला। उसे नहायत अदब से हमारी तरफ देखा और बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं आप दोनों से सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आयशा ने फ़ौरन संजीदगी से जवाब दिया, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। वो नौजवान एक कदम पीछे हट गया और नरम लहजे में बोला, मैं जानता हूँ आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मेरी बात सुन लें, फिर अगर आप इनकार करेंगी तो मैं दोबारा आपका रास्ता नहीं रोकूंगा। आयशा ने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ और बगैर कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और आगे चल दी। मैंने एक बार पलट के देखा, वो नौजवान वहीं खड़ा था और खामोशी से हमें जाते हुए देख रहा था। उस वक्त हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि यही मुख्तसर सी मुलाकात हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाली थी। अगले दिन मैं हस्बे मामूल कॉलेज चली गई और आयशा अपने स्कूल। पिछले दिन वाला वाक़या मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। लेक्चर के दौरान भी कई बार मेरा ध्यान उधर ही चला जाता था। आखिर वो शख्स था कौन और वो सिर्फ 2 मिनट बात करने पे इतना इसरार क्यों कर रहा था? छुट्टी हुई तो मैं जल्दी जल्दी स्कूल के बाहर पहुंच गई। आयशा पहले ही गेट के करीब खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे देखते ही कहा, आज वो आदमी दोबारा मिला तो? आयशा ने मेरी बात काटते हुए कहा, अगर मिला भी तो हम सीधा अपना रास्ता बदल लेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया और हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। हम अभी आधा रास्ता ही तय कर पाए थे कि वही सफ़ेद गाड़ी एक बार फिर आकर हमारे करीब आहिस्ता से रुक गई। इस बार गाड़ी हमारे सामने आकर नहीं रुकी, बल्कि चंद कदम आगे जाके किनारे पे खड़ी हुई। वही नौजवान बाहर निकला और कुछ फासले पे रुक गया, ताकि हमें यह एहसास ना हो कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है। उसने नहायत नरम लहजे में कहा, मुझे मालूम है आप दोनों नाराज़ हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट लूँगा, फिर कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। आयशा ने सख्त लहजे में कहा, हमने कल भी कहा था हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। वो खामोशी से बोला, अगर आप मेरी बात सुनने के बाद भी इनकार करेंगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। उसके लहजे में अजीब-सी संजीदगी थी। मैंने आहिस्ता से आयशा के कान में कहा, एक बार सुन लेने में क्या हर्ज है? आखिर हमें भी तो मालूम हो कि ये कहना क्या चाहता है। आयशा ने मेरी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोली। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, हम यहाँ खड़े होके कोई बात नहीं करेंगे। वो फ़ौरन बोला, बिल्कुल नहीं। सामने एक फैमिली कैफ़े है। अगर आप मुनासिब समझें तो वहाँ बैठ के सिर्फ चंद मिनट बात कर लेते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद ना आए तो आप फ़ौरन उठ के चली जाइएगा। मैंने फिर आयशा को देखा, वो अभी भी हिचकिचा रही थी। आखिर उससे धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ चंद मिनट। वो नौजवान एक तरफ हट गया और बोला, आप दोनों अपनी मर्जी से आए, मैं पहले अंदर जा रहा हूँ। उसने हमारे लिए दरवाज़ा भी नहीं खोला, बल्कि खुद चंद कदम आगे चलता रहा ताकि हमें किसी किस्म की झिझक महसूस ना हो। उसका यह अंदाज मेरे लिए भी नया था। हम कैफ़े के अंदर गए तो वहाँ ज़्यादा रश नहीं था। चंद लोग बैठे हुए थे। हम दोनों एक तरफ बैठ गए और वो सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। वेटर आया तो उससे पहले हमारी तरफ देखा और कहा, आप जो चाहे मंगवा लें। आयशा ने फ़ौरन कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसे मुस्कुरा कर सिर्फ 3 चाय का ऑर्डर दे दिया। वह हमारी तरफ मुतवज्जे हो गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने अपना तारुफ करवाया। उसे बताया कि उसका नाम हारिस था और वो एक डॉक्टर था। उसे कहा, मैं जानता हूँ मेरा ये तरीका शायद आपको पसंद ना आया हो, लेकिन मेरे पास आप तक पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कई बार सोचा कि सीधा आपके घर आ जाऊँ, मगर बगैर किसी तारुफ के ऐसा करना भी मुनासिब नहीं लगा। इसीलिए मैंने हिम्मत करके आपसे बात करने की कोशिश की। आयशा ने संजीदगी से पूछा, आपको हम दोनों के बारे में मालूम कैसे हुआ? हारिस ने जवाब दिया,
मैं कई महीनों से इसी रास्ते से अपने हस्पताल जाता हूँ। रोज़ आप दोनों को एक साथ आते-जाते देखा था। फिर एक दिन एक बुज़ुर्ग से आपके घरवालों के बारे में मालूम हुआ। इसके बाद मैंने सिर्फ़ इतना जाना कि आप एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इससे ज़्यादा मैंने किसी से कोई बात नहीं पूछी। आयशा ने फ़ौरन कहा, "अगर आपने हमारे बारे में मालूम कर भी लिया तो इससे क्या होता है? आपको इस तरह रास्ता रोकने का हक़ नहीं था।" हारिस ने सर झुका के कहा, "आप ठीक कह रही हैं और इस बात पे मैं आपसे माज़रत भी करता हूँ, लेकिन मैं एक बात साफ-साफ कहना चाहता हूँ। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कोई दोस्ती या दूसरा ताल्लुक नहीं चाहता। अगर आप इनकार करेंगी तो मैं आपके फ़ैसले की इज़्ज़त करूँगा।" उसकी ये बात सुन के मैं चंद लम्हों के लिए ख़ामोश रह गई। आयशा भी हैरत से उसे देखने लगी। उसे शायद ये तवक्को नहीं की थी कि वो इतनी सीधी बात करेगा। कुछ देर बाद आयशा ने बहुत पुरसकून लहज़े में कहा, "आप शायद अच्छे इंसान होंगे, लेकिन हमारे घर में इस तरह फ़ैसले नहीं होते। मेरे वालिद ज़िंदा हैं। हमारी तरबियत ऐसी नहीं कि हम उनसे छुप के कोई रिश्ता बनाएँ।" हारिस ने फ़ौरन कहा, "मैं भी यही चाहता हूँ कि हर काम इज़्ज़त के साथ हो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिदैन को लेके आपके घर आ जाऊँगा।" आयशा ने सर हिलाते हुए कहा, "नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको जानती भी नहीं और ना ही मैं इस तरह किसी को हाँ कह सकती हूँ। बेहतर यही है कि आप मुझे भूल जाएँ।" ये कह के वो उठ खड़ी हुई। मैं भी फ़ौरन उसके साथ खड़ी हो गई। हारिस ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उसे सिर्फ़ इतना कहा, "अगर कभी आपको लगे कि मैं गलत इंसान नहीं हूँ, तो सिर्फ़ एक मौका दीजिएगा ताकि मैं आपके वालिद से बात कर सकूँ। इसके बाद फ़ैसला मुकम्मल तौर पे आप लोगों का होगा।" हम दोनों कैफ़े से बाहर निकल आईं। बाहर आके मैंने रिक्शा रोका और हम उसमें बैठ गए। काफ़ी देर तक हम दोनों ख़ामोश रहीं। आखिर मैंने आहिस्ता से कहा, "मुझे तो वो अजीब आदमी नहीं लगा। उसने एक बार भी कोई गलत बात नहीं की।" आयशा बोली, "अच्छा होना अलग बात है और सही तरीका अलग। अगर उसे वाक़ई रिश्ता चाहिए, तो वो सीधा हमारे घर आए। मैं अपने अब्बू से छुप के कभी कोई फ़ैसला नहीं करूँगी।" मैंने उसकी बात सुन के ख़ामोशी से सर हिला दिया। अगले 2-3 दिन हम दोनों ने पूरी कोशिश की कि इस वाक़ये को भूल जाएँ। सुबह हमेशा की तरह मैं और आयशा एक साथ घर से निकलते। आयशा ने एक बार भी हारिस का ज़िक्र नहीं किया था और मैंने भी जानबूझ के ये मौज़ू नहीं छेड़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपने असूलों पर समझौता करने वाली लड़की नहीं थी। एक शाम हम दोनों घर वापस पहुँचे तो देखा, फूप्पो बैठी हुई थीं। उनके साथ उनका बेटा भी आया था, जो हमेशा की तरह बाहर गली में मोबाइल हाथ में लिए खड़ा था। अम्मी ने हमें देखते ही कहा, "जल्दी कपड़े बदल लो, फिर चाय बना दो।" मैं और आयशा अंदर चली गईं। आयशा ट्रे में चाय रख के कमरे में आई तो देखा फूप्पो फिर वही पुरानी बात छेड़े बैठी थीं। वो अब्बू से कह रही थीं, "भाई आखिर कब तक लड़की को घर बिठाए रखोगे? मेरा बेटा भी तो अपना ही खून है। अपनी बेटी अपने ही घर में रहेगी तो तुम्हें भी सुकून रहेगा।" अब्बू ने बहुत तहम्मुल से कहा, "बहन, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिश्ता ज़रूर मिल जाएगा।" फूप्पो ने बात काटते हुए कहा, अच्छा रिश्ता करते-करते लड़की की उम्र निकल जाएगी। आजकल कौन इतना सोचता है, अपने ही घर में बात बन रही है तो हाँ कर दो।" उनकी बात सुन के आयशा खामोश बैठी रही, मगर मैंने देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसी वक़्त फूप्पो के बेटे एहसन ने दरवाज़े से अंदर झाँक के कहा, "मामू, मैं आयशा को खुश रखूँगा, आप लोग बिला वजह इतना सोचते हैं।" उसके मुँह से सिगरेट की बू आ रही थी। अब्बू ने पहली बार ज़रा सख्त लहज़े में कहा, "बेटा तुम बाहर बैठो, हम बड़े बात कर रहे हैं।" वो मुँह बनाता हुआ वापस चला गया। फूप्पो ने फ़ौरन कहा, "देख लिया तुमने कैसे डाँट दिया मेरे बेटे को। आखिर इसमें क्या कमी है? 2-4 बुरी आदतें हर लड़के में होती हैं। शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा।" अब्बू ने इस बार साफ लफ्ज़ों में कहा, "बाजी, माफ़ करना, लेकिन मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी किसी उम्मीद के सहारे नहीं छोड़ सकता। अगर आज उसकी आदतें ख़राब हैं तो मैं ये ख़तरा नहीं ले सकता कि कल जाके बदल जाएगा। मेरी बेटियाँ मेरे लिए अमानत हैं। मैं उन्हें ऐसे घर नहीं भेजूँगा जहाँ मुझे पहले दिन से डर लगा रहे।" फूप्पो ने नाराज़गी से दुपट्टा सँभालते हुए कहा, "फिर बाद में ये ना कहना कि किसी ने बताया नहीं था। आजकल लोग दूसरी-दूसरी शादी वाले लड़कों से भी कर देते हैं और तुम हो के हर रिश्ते में कोई न कोई नुक्स निकाल देते हो।" अबू ने सुकून से जवाब दिया, "मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन अपनी बच्चियों के मामले में जल्दी भी नहीं करूँगा। अगर किस्मत में अच्छा घर लिखा है तो ज़रूर मिलेगा।" फूफो गुस्से में उठी और जाते-जाते अम्मी से कहने लगीं, "तुम ही समझाओ अपने शौहर को, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद भी अच्छी नहीं होती।" वो चली गईं तो घर में कुछ देर खामोशी छाई रही। अम्मी ने लंबी सांस लेके कहा, "लोग बातें तो करेंगे ही, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा।" आयशा ने अब्बू के पास बैठ के उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, "अब्बू, मेरी वजह से आप किसी की बात दिल पे ना लिया करें।
मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, मैं आप लोगों के साथ खुश हूँ। अब्बू ने मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी अपने घर जाए, लेकिन ऐसे घर जाए जहाँ वो इज्जत से रहे। अगर मुझे सारी ज़िंदगी इंतज़ार करना पड़ जाए, तब भी मैं तुम्हें गलत जगह नहीं भेजूँगा। ये सुन के मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारे अब्बू वाकई कितने मजबूत इंसान हैं। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। एक दो रिश्ते और भी आए, मगर कोई बात आगे न बढ़ सकी। कभी सामने वालों की ऐसी शर्त होती जो हमारे लिए पूरी करना मुमकिन नहीं थी, और कभी हमें उनका रवैया पसंद नहीं आता था। अम्मी कभी कभार रात को हिसाब किताब की कॉपी खोल के बैठ जाती। वो पेंशन के पैसे लिखती, फिर महीने के खर्चे निकालती और आखिर में खामोश हो जाती। एक दिन मैं और आयशा हंसते मामूल वापस आ रहे थे कि अचानक वही सफ़ेद गाड़ी दोबारा हमारे करीब आके रुक गई। इस बार हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। हारिस गाड़ी से उतरा भी नहीं। उसे सिर्फ शीशा नीचे किया और निहायत एहतराम से कहा, मैं आप दोनों से सिर्फ एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। अगर आज भी आप मना करेंगी तो मैं फिर कभी रास्ता नहीं रोकूंगा। आयशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर गाड़ी के करीब जाके बोली, अगर वाकई आपकी नीयत साफ है तो फिर एक ही रास्ता है, मेरे वालिद के पास रिश्ता लेके आएं। हमारे घर में न खुफिया मुलाकातें होती हैं, न फ़ोन पे बातें, ना ही कोई वादे। फैसला हमेशा घर के बड़े करते हैं। हारिस के चेहरे पे पहली बार इत्मीनान की झलक आई। उसे फौरन कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपको पहले मेरी नीयत का पता चल जाए, ताकि जब मेरे वालिदैन आपके घर आएँ तो आप लोग ये ना समझें कि हमने अचानक दरवाज़ा खटखटा दिया है। फिर उससे जेब से एक छोटा-सा कार्ड निकाला और कहा, ये सिर्फ मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन ना करें। जब भी मैं अपने वालिदैन के साथ आने का दिन तय करूँगा, तो सिर्फ एक मैसेज भेज दूँगा कि हम फ़लाँ दिन आ रहे हैं। इसके बाद जो फ़ैसला आप लोगों का होगा मुझे कबूल होगा। आयशा ने चंद लम्हे सोचा, फिर कार्ड ले लिया और अपना नंबर भी दे दिया और बोली, इस नंबर पे ना मैं बात करूँगी और ना ही कोई और। अगर वाक़ई आप अपने वालिद को लेके आए, तो बाकी बात हमारे घर के बड़े करेंगे। हारिस ने मुस्कुरा के कहा, मुझे मंज़ूर है। हम दोनों वहाँ से चल दिए। रास्ते भर मैं खामोशी से कार्ड को देखती रही। फिर मैंने आयशा से कहा, लगता है ये वाक़ई सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहता है। आयशा ने कार्ड अपने बैग में रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अब आगे जो भी होगा अब्बू के सामने होगा। अगर किस्मत में यही रिश्ता लिखा है तो वो खुद हमारे दरवाजे तक आएगा, वरना ये बात भी यहीं ख़त्म हो जाएगी। मुझे उस वक़्त ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि चंद दिन बाद वाक़ई हमारे घर की घंटी बजने वाली थी। कुछ दिन बाद एक शाम हम दोनों अभी घर पहुँचे ही थे कि आयशा के मोबाइल पे एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा, फिर खामोशी से मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अस्सलामुअलैकुम, मैं हारिस बोल रहा हूँ। जैसा वादा किया था, सिर्फ इत्तला दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो हम इस आने वाले इतवार को आपके घर रिश्ता लेके आना चाहते हैं। इसके बाद फैसला मुकम्मल तौर पे आपके ख़ानदान का होगा। मैंने मैसेज पढ़ के आयशा की तरफ देखा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अब ये बात छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। आज ही अम्मी अब्बू को सब कुछ बता देते हैं। रात को खाने के बाद जब सब एक साथ बैठे थे, तो आयशा ने हिम्मत करके पूरी बात शुरू से आखिर तक सुना दी। उसे ये भी बताया कि उसने कभी फ़ोन पे बात नहीं की, ना किसी किस्म का वादा किया और ना ही घर वालों से कोई बात छुपाने की नीयत थी। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही थी कि पहले देख ले वो शख्स वाकई अपने बड़ों को भेजता है या नहीं। अम्मी और अबू खामोशी से सारी बात सुनते रहे। मैं दिल ही दिल में घबरा रही थी कि ना जाने उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद अब्बू ने आयशा की तरफ देखा और कहा, मुझे अपनी बेटियों की तरबियत पे पूरा यकीन है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाना होता तो आज हमारे सामने बैठ के सब कुछ ना बताती। अम्मी ने भी सुकून की सांस ली और बोली, अब जब वो लोग आना चाहते हैं तो आ जाएं, मिल लेने में कोई हर्ज नहीं। रिश्ता पसंद आएगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना इज्जत से इनकार कर देंगे। इतवार तक का हर दिन अजीब बेचैनी में गुजरा था। अम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी थी। आखिर इतवार आ ही गया। सुबह से ही घर में एक अलग सी मसरूफियत थी। अम्मी ने अपने हाथ से कई चीज़ें बना ली। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती थी। दोपहर के करीब हमारे दरवाजे पे गाड़ी आके रुकी। मैंने खिड़की से झांक के देखा। गाड़ी से पहले एक बुजुर्ग उतरे, फिर एक खातून और उनके साथ हारिस भी था। उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा था। उनके अंदाज में ना ही कोई गरूर था और ना दिखावा। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुस्कुरा के सलाम किया। अम्मी इन्हें अंदर ले आईं। कुछ देर आम बातें होती रहीं। फिर हारिस के वालिद ने नहायत शाइस्तगी से कहा, हम लोग आज आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें अपना समझ के हमारी बात सुनेंगे। अब्बू ने भी अदब से जवाब दिया, पहले आप लोग चाय पीजिए, फिर सुकून से बात करेंगे। चाय के दौरान किसी ने जल्दी नहीं दिखाई।
कभी घर की बात होती, कभी तालीम की। हारिस की वालदा बार बार आयशा की तारीफ कर रही थी कि उन्हें उसकी सादगी बहुत पसंद आई है। कुछ देर बाद हारिस के वालिद संजीदा हो गए और बोले, एक बात हम शुरू में ही साफ करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में आपको लगे हमने आपसे कोई बात छुपाई। हमारे बेटे की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी इंतकाल कर गई थी। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद अब हमने दूसरी शादी का फैसला किया है। ये बात आपके सामने रखना हमारा फ़र्ज़ था। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। मैंने देखा अम्मी ने बेख्तियार अब्बू की तरफ देखा। अब्बू ने पानी का ग्लास मेज़ पे रखा और नहायत सुकून से बोले, आपका शुक्रिया कि आपने ये बात खुद बताई। अक्सर लोग ऐसी बातें छुपा लेते हैं। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि ये हमारी बेटी की ज़िंदगी का मामला है। हारिस के वालिद ने फ़ौरन कहा, बिल्कुल आप जितना वक्त चाहे लीजिए, हमें किसी किस्म की जल्दी नहीं। वो लोग चले गए, मगर उनकी शराफत हमारे दिलों में रह गई। रात को खाने के बाद हम सब दोबारा बैठे। अम्मी कहने लगी, मुझे लोग बहुत अच्छे लगे। अब्बू खामोश थे। कुछ देर बाद बोले, मुझे भी कोई बात बुरी नज़र नहीं आई, लेकिन दूसरी शादी वाला मामला आसान नहीं होता। हमें हर पहलू से सोचना होगा। आयशा काफ़ी देर तक खामोश रही, फिर उसने पहली बार अपने दिल की बात की। उसने कहा, अब्बू, अगर आपको ज़रा सा भी शक है तो इनकार कर दीजिए। मैं आपके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि ये उनकी दूसरी शादी है, तो मेरी नज़र में उन्होंने सच बोल के हमारा दिल जीत लिया है। वो चाहते तो ये बात छुपा भी सकते थे। मैंने भी आयशा से कहा, मुझे भी वो लोग अच्छे लगे। कम अज़ कम उन्होंने हमारे साथ कोई झूठ नहीं बोला। अब्बू ने सबकी बातें सुनी, फिर लंबी सांस लेके बोले, दो एक जानने वालों से मज़ीद मालूमात लूँगा। अगर सब ठीक रहा तो हम हाँ कर देंगे। ये सुन के आयशा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। अगले चंद दिन अब्बू ने अपनी तसल्ली कर ली। जिससे भी पूछा, सब ने यही कहा कि ये ख़ानदान इज़्ज़तदार है और हारिस एक अच्छा डॉक्टर है। आखिर एक शाम अब्बू ने हारिस के वालिद को फ़ोन किया और कहा कि अगर आप लोग चाहें तो जुम्मे को दोबारा आ जाएं। ये खबर सुनते ही अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं खुशी से आयशा के गले लग गई। वो भी मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में नमी थी। शायद हर लड़की को इस लम्हे का एहसास होता है कि अब उसकी ज़िंदगी वाकई बदलने वाली है। जुम्मे के दिन वो लोग दोबारा आए। इस बार माहौल पहले से ज़्यादा खुशगवार था। हारिस की वालदा ने मोहब्बत से आयशा को एक अंगूठी पहनाई और कहा, अब यह हमारी बेटी है। उन लोगों के जाने के बाद हमारा घर जैसे नई उम्मीदों से भर गया। अम्मी ने पुराना बड़ा बक्सा खोला, जिसमें वो बरसों से थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी संभाल के रखती आ रही थी। अब्बू खामोशी से हिसाब लगा रहे थे कि कहाँ से कितने पैसे आएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो किस दोस्त से उधार लेना पड़ेगा। मैं और आयशा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। हमें लग रहा था शायद बरसों की दुआएं कबूल हो गई हैं। हमें क्या मालूम था कि जिन खुशियों को हम अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत समझ रहे थे, वही खुशियाँ हमें एक ऐसे अंजाम की तरफ ले जा रही थीं जिसका तसव्वुर भी हम में से किसी ने नहीं किया था। ऊपर से फिर सारा महीना यूं ही गुजर गया और शादी वाला दिन आखिर आ ही गया। सुबह से ही हमारे घर में एक अलग सी चहल पहल थी। मैं फजर की नमाज के बाद जागी तो देखा अम्मी पहले ही किचन में थीं। चूल्हे पे चाय चढ़ी हुई थी और साथ ही आने जाने वालों के लिए नाश्ता तैयार किया जा रहा था। मोहल्ले की चंद औरतें भी सुबह सवेरे आ गईं। कोई बर्तन संभाल रही थी, कोई आयशा के कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैं जल्दी से तैयार होकर उनके साथ काम में लग गई। एक लम्हे को मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज वो दिन आ गया जिसका हम सब कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। मैं बार बार आयशा के कमरे में जाके उसे देखती और फिर बाहर आ जाती। वो खामोश बैठी थी, मगर उसके चेहरे पे एक अजीब सी रोशनी थी। मैंने हंसते हुए कहा, अभी भी वक्त है। अगर दिल बदल गया हो तो बता दो, मैं सबको कह देती हूँ शादी रोक दें। वो वही बात सुन के हंस पड़ी और तकिया उठा के मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। शरारतें बंद करो और जाके अपना काम करो। दोपहर तक घर मेहमानों से भर चुका था। हर तरफ रिश्तेदारों की आवाज़ें गूंज रही थीं। कोई अब्बा के पास बैठा बातें कर रहा था, कोई अम्मी के साथ काम में हाथ बटा रहा था। फुप्पो भी आई हुई थी, मगर आज न उनके लहजे में पहले वाली तलखी थी, ना ही कोई ताना। वो भी सबके साथ हंस बोल रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद खुशियों के दिन वाकई लोगों के दिल बदल देते हैं, या फिर वो दिखावा कर रही थी। अब्बा आज बहुत खुश नजर आ रहे थे, अगरचे उनके चेहरे पे थकन साफ दिखाई दे रही थी। शाम ढलते ही घर के बाहर रोशनियों की चमक और बढ़ गई। बच्चे गली में दौड़ रहे थे और सबकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं। कुछ देर बाद गाड़ियों की कतार दिखाई दी, तो किसी ने आवाज़ लगाई, बारात आ गई। ये सुनते ही जैसे पूरे घर में एक हलचल मच गई। मैं दौड़ के आयशा के कमरे में गई। वो दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई थी।
सुर्ख जोड़े में वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट भी थी और खुशी भी। मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, देखो तुम्हारी बारात आ गई। उसे धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी, मगर उस मुस्कुराहट में शर्म भी थी और एक नए सफ़र का एहसास भी। निकाह का वक्त आया तो सब खामोश हो गए। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। जब आयशा से इजाज़त ली गई तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मगर उस एक लफ्ज़ के साथ उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया था। बाहर बैठे सब लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए थे। अब्बा की आंखों में आंसू आ गए, अम्मी भी खामोशी से दुआएं मांग रही थीं। मेरा दिल भी अजीब कैफियत में था, खुशी भी थी और जुदाई का एहसास भी। निकाह के बाद खाने का सिलसिला शुरू हुआ। हर तरफ मुबारकबाद देने वालों का हजूम था। मैं कभी अपनी बहन के पास जाती, कभी मेहमानों के पास। वो भी बार बार मुझे आवाज़ देती और कहती, मेरे पास ही रहना। मैं हंस के कहती, अब तो तुम्हारा शौहर आ गया है, अब मेरी क्या ज़रूरत है। वो शर्मा के मुझे कहती, फजूल बातें ना करो। खाने के बाद रुखसती का वक्त आ गया। यही वो लम्हा था जिससे हम सब डर रहे थे। अम्मी ने जैसे ही आयशा को गले लगाया, वो फूट फूट के रोने लगी। आयशा भी खुद को संभाल न सकी। वो बार बार कह रही थी कि अम्मी अपना ख्याल रखना, वक्त पे दवाई खा लेना और अब्बा का ध्यान रखना। फिर वो अब्बा के गले लग गई। मैंने पहली बार देखा कि मेरे मजबूत अब्बा बच्चों की तरह रो रहे थे। वो बार बार उसके सर पे हाथ फेरते हुए कह रहे थे कि खुश रहना बेटा, कभी कोई तकलीफ हो तो एक लम्हा भी सोचना नहीं, फौरन बताना और इस घर को अपना घर समझना। अब वही तुम्हारा घर है। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब आयशा गाड़ी में बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद होने से पहले उसका हाथ पकड़ा, उसे मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, रोज़ फ़ोन करना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। मैंने हंसते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, बस खुश रहना। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। हम सब दरवाजे पे खड़े उसे जाते हुए देखते रहे, यहाँ तक कि गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। घर के अंदर वापस आए तो चंद घंटे पहले वाला शोर जैसे अचानक ख़त्म हो गया था। हर तरफ खामोशी थी। आयशा का कमरा वैसे ही था, मगर वो खुद वहाँ नहीं थी। अम्मी उसके कपड़ों को देख के फिर रो पड़ी। मैं भी उसके बिस्तर पे बैठ गई। दिल बार बार यही कह रहा था कि कल तक जो बहन हर वक्त मेरे साथ थी, आज वो अपने नए घर चली गई है। वहाँ पहुँच के रात को उसका फ़ोन आया। उसने हंसते हुए बताया कि सब लोग उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है। हम सब ने सुकून का सांस लिया। अम्मी ने भी उससे बात की और बहुत सी दुआएं दी। फ़ोन बंद होने के बाद हम सब ने यही सोचा कि अल्लाह ने मेरी बहन को वाकई अच्छा घर अता किया है, मगर हमें क्या मालूम था कि ये खुशी सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है। अभी रात पूरी भी नहीं गुजरी थी और तकदीर खामोशी से हमारे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह जो खबर हमारे घर पहुंचने वाली थी, वो हमारी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। सुबह अभी पूरी तरह रोशन भी नहीं हुई थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने नींद में ही फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो आयशा के ससुर थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, बेटी फ़ौरन आ जाओ। आयशा की तबीयत रात को अचानक ख़राब हो गई थी। हम उसे अस्पताल ले गए थे। मैं एकदम उठ के बैठ गई और घबरा के पूछा कि अब वो कैसी है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उनकी रुंधी हुई आवाज़ आई कि डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। ये सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल छूट के फर्श पे गिर गया। मेरी ज़ुबान से सिर्फ एक चीख निकली, जिसे सुन के अम्मी और अब्बा भी मेरे कमरे में आ गए। अम्मी बार बार पूछ रही थी क्या हुआ है, मगर मेरी ज़ुबान से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। मैंने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, ये आयशा नहीं रही। ये सुनते ही अम्मी वहीं फर्श पे बैठ गईं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब्बा कुछ लम्हे बिल्कुल साकित खड़े रहे, जैसे उन्हें मेरी बात पे यकीन ही ना आया हो। चंद ही मिनटों में हम सब घर से निकल गए। रास्ते भर अम्मी दुआ करती रहीं कि शायद कोई गलत फहमी हो गई हो, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वहाँ आयशा के ससुराल वाले पहले से मौजूद थे। सबके चेहरों पे गम साफ दिखाई दे रहा था। मैं दौड़ती हुई अंदर गई तो सफ़ेद चादर से ढका हुआ बिस्तर सामने था। किसी ने आहिस्ता से चादर हटाई तो मेरी बहन बिल्कुल खामोश लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मगर वो ठंडा हो चुका था। मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं बैठ के रोने लगी। अम्मी ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद डॉक्टर हमारे पास आए। उन्होंने अफसोस करते हुए बताया कि रात को अचानक इसे शदीद दिल का दौरा पड़ा था। इसे फौरन अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में ही इसकी सांसें रुक चुकी थीं। उन्होंने कहा उन्होंने पूरी कोशिश की, मगर वो उसे वापस नहीं ला सके। ये सुन के हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मेरी बहन तो कभी दिल की मरीजा नहीं थी, वो तो बिल्कुल सेहतमंद थी। इतनी कम उम्री में अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता था? मगर उस वक्त हमारा जहन सवाल पूछने की हालत में नहीं था। गम इतना बड़ा था कि किसी और बात का ख्याल ही नहीं आ रहा था। मेरी बहन का दुल्हा यानी हारिस भाई एक कोने में बैठे मुसलसल रो रहे थे। वो बार बार यही कह रहा था कि रात को आयशा ने सीने में दर्द की शिकायत की।
وہ اسے فوراً ہسپتال لے کے نکلا، مگر راستے میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کے ہمیں بھی یہی لگا کہ شاید واقعی یہ ایک اچانک پیش آنے والا حادثہ تھا۔ آخر ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے تھے۔ دوپہر تک تمام قانونی کارروائی مکمل ہوئی اور پھر ہم عائشہ کو گھر لے آئے۔ جس گھر وہ کل دلہن بن کے آئی تھی، آج وہی گھر اس کی میت کا انتظار کر رہا تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی ہر طرف رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ محلے کی عورتیں امی کو سنبھال رہی تھیں، مگر وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ میری بیٹی کو واپس لا دو۔ نماز جنازہ میں بہت زیادہ لوگ آئے۔ ہر بندہ افسردہ تھا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل کی دلہن آج سفید کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں مسلسل اپنی بہن کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اتنی پرسکون لگ رہی تھی کہ دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب اسے قبرستان لے جایا گیا اور ہم پیچھے روتے رہ گئے۔ شام تک ہم واپس گھر آ گئے، مگر گھر اب گھر نہیں لگ رہا تھا۔ ہر چیز عائشہ کی یاد دلا رہی تھی۔ اس کا کمرہ، اس کے کپڑے، اس کی ہنسی، سب کچھ جیسے اچانک ہم سے چھن گیا تھا۔ پوری رات کسی کی آنکھ نہ لگی۔ امی بار بار روتے ہوئے کہتی رہی کہ کل ہی تو میری بیٹی دلہن بنی تھی۔ اگلی صبح دل عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا چلیے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھاتے ہیں، شاید وہاں جا کے دل کو کچھ سکون مل جائے۔ امی خاموشی سے اٹھیں اور میرے ساتھ چل پڑیں، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ قبرستان میں ہمارا انتظار ایک ایسا منظر کر رہا ہے جو عائشہ کی موت سے بھی زیادہ ہولناک ثابت ہونے والا تھا۔ میں اور امی خاموشی سے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ راستے بھر ہم نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ امی کے ہاتھ میں پھول تھے اور میرے ہاتھ میں پانی کی ایک چھوٹی بوتل۔ ہر قدم کے ساتھ دل مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اس کی قبر کے پاس بیٹھ کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے، مگر قسمت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جیسے ہی ہم قبرستان کے اس حصے میں پہنچے جہاں اس کو دفن کیا گیا تھا، میری نظر دور سے ہی اس کی قبر پہ پڑی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میری آنکھوں کا دھوکا ہے، مگر اگلے ہی لمحے میری قدم وہیں رک گئے۔ قبر کی مٹی بکھری ہوئی تھی اور قبر کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل زمین پہ گر گئی۔ امی نے بھی نظریں اٹھا کے دیکھا تو ان کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ وہ دوڑتی ہوئی قبر کی طرف گئی، مگر اگلے ہی لمحے لڑکھڑا کے زمین پہ بیٹھ گئیں، کیونکہ قبر کے اندر عائشہ کی میت موجود ہی نہیں تھی۔ میری چیخ سن کر قبرستان میں موجود لوگ ہماری طرف دوڑ پڑے۔ چند ہی لمحوں میں وہاں کافی لوگ جمع ہو گئے۔ ہر شخص حیران تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید جنگلی جانور مٹی کھود گئے ہوں، مگر جب قبر کو غور سے دیکھا گیا تو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ مٹی بہت احتیاط سے ہٹائی گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ قبر کھولی ہو۔ میری ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ میں بار بار قبر کے اندر دیکھ رہی تھی، مگر وہاں صرف خالی کفن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا۔ کسی نے فوراً ابا کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ ابا نے جیسے ہی خالی قبر دیکھی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑیاں قبرستان پہنچ گئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے قبر کے ارد گرد کا حصہ خالی کرا دیا اور کسی بھی قریب آنے سے روک دیا گیا۔ ایک ایک نشان کو غور سے دیکھا جانے لگا، تصویریں لی گئیں اور ہر چیز نوٹ کی گئی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے قبرستان کے رکھوالے سے بھی پوچھ گچھ کی۔ اسے بتایا رات کے وقت اسے کوئی غیر معمولی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ قبرستان کافی بڑا تھا اور وہ ایک کونے میں موجود اپنے کمرے میں تھا۔ اسے بھی بتایا کہ صبح جب وہ معمول کے مطابق قبروں کی طرف آیا تو اسے اس قبر کی حالت دیکھ کے خود بھی حیرت ہوئی۔ پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے بھی سوال کیا، مگر کسی نے کچھ واضح نہیں بتایا۔ اسی دوران ایک پولیس والے نے بتایا کہ قبرستان کے مرکزی راستے کے قریب ایک دکان پہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگرچہ وہ سیدھا قبر کی طرف نہیں تھا، لیکن آنے جانے والوں کی کچھ نہ کچھ جھلک ضرور ریکارڈ ہو سکتی تھی۔ یہ سنتے ہی پولیس فوراً دکان کی طرف گئی۔ ہم بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ دکاندار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ریکارڈنگ نکال دی۔ ہم سب سانس روکے اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر تک کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ پھر رات کے آخری پہر ایک گاڑی دور آ کے رکی۔ کیمرے کا زاویہ صاف نہیں تھا، اس لیے نمبر پلیٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دو آدمی گاڑی سے اترے۔ دونوں نے لمبے کوٹ پہن رکھے تھے، ان کے چہروں پہ نقاب تھے۔ وہ تیزی سے قبرستان کے اندر چلے گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ واپس آئے۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی اور ویڈیو ختم ہو گئی۔ پولیس نے ویڈیو کئی بار دیکھی، مگر چہرے صاف نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ ایک افسر نے کہا ابھی اس فوٹیج سے کسی کی شناخت ممکن نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ قبر خود بخود نہیں کھلی، کسی نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے۔
میں نے پولیس افسر سے درخواست کی کہ اگر ممکن ہو تو وہ ویڈیو مجھے بھی دے دیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مگر پھر میرے بار بار اصرار کرنے پہ انہوں نے وہ کلپ میرے ہاتھ میں دے ہی دیا۔ شاید انہیں لگا کہ غمزدہ بہن صرف اپنی تسلی کے لیے اسے دیکھنا چاہتی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی ویڈیو ایک ایسا راز کھولنے والی تھی جس سے نہ صرف میری بہن کے قاتل تک پہنچا جا سکتا تھا، بلکہ ایک پورا خطرناک گروہ بے نقاب ہونے والا تھا۔ اس وقت نہ پولیس کو اس بات کا اندازہ تھا نہ ہی ہمیں، بس میں روز رات کو وہی ویڈیو بار بار دیکھتی رہتی۔ ہر بار یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور چھپی ہے جو ابھی تک کسی کی نظر میں نہیں آئی۔ اس واقعے کو 4 دن گزر چکے تھے، مگر نہ عائشہ کی میت ملی اور نہ ہی پولیس کسی نتیجے تک پہنچ سکی تھی۔ گھر میں ہر وقت خاموشی چھائی رہتی۔ امی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پولیس یہی کہتی تھی کہ تحقیقات جاری ہیں، مگر میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے موبائل میں وہی CCTV کی ویڈیو کئی بار دیکھتی۔ کبھی رفتار آہستہ کر دیتی، کبھی روک کے ہر فریم کو غور سے دیکھتی، مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ آتی۔ اس رات بھی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ اچانک جب ایک نقاب پوش آدمی گاڑی کی طرف واپس مڑا تو میری نظر اس کے دائیں بازو پہ پڑی۔ آستین ذرا سی اوپر ہوئی تو اس کی کلائی میں گھڑی چند لمحوں کے لیے صاف دکھائی دی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً ویڈیو روک دی، تصویر کو بڑا کر کے دیکھا۔ وہ عام گھڑی نہیں تھی۔ میری سانس رک گئی، کیونکہ ایسی گھڑی ہم نے عائشہ کی شادی والے دن اپنے بہنوئی کو پہنائی تھی۔ ابا نے اپنی جمع پونجی سے وہ گھڑی خریدی تھی اور بارات کی آمد پہ اپنے داماد کے ہاتھ میں خود پہنائی تھی۔ اس وقت ہم سب کتنے خوش تھے اور آج وہی گھڑی میری بہن کی قبر سے میت نکالنے والے شخص کے ہاتھ میں تھی۔ میں دوڑ کے ابا اور اماں کے کمرے میں گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں ویڈیو دکھائی۔ پہلے تو انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، مگر جب میں نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو ابا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ تو وہی گھڑی ہے جو میں نے اسے دی تھی۔ اگلی صبح ہم سیدھے پولیس کے پاس گئے۔ پہلے تو افسر نے کہا صرف ایک گھڑی کی بنیاد پہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، مگر جب اس نے ویڈیو غور سے دیکھی تو اسے فوراً اپنے اعلیٰ افسران کو بلایا۔ اس دن میرے بہنوئی کو دوبارہ پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا۔ شروع میں وہ پورے اعتماد سے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ انہوں نے کہا گھڑی جیسی تو ہزاروں ہوتی ہیں، مگر جب پولیس نے ان سے پوچھا کہ قتل والی رات وہ کہاں تھے تو ان کے جواب بدلنے لگے۔ پھر ان کا موبائل ریکارڈ نکالا گیا۔ معلوم ہوا کہ اسی رات ان کا رابطہ ایک ہسپتال کے 2 ڈاکٹروں اور ایک ایمبولینس ڈرائیور سے ہوا تھا۔ اب پولیس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ پولیس نے عدالت سے اجازت لے کے ان تمام لوگوں کے گھروں اور ہسپتال کی تلاشی لی۔ ایک خفیہ کمرے سے ایسی دوائیاں برآمد ہوئیں جن کے استعمال سے انسان میں اچانک دل کا دورہ پڑنے جیسی علامات پیدا ہو جاتی تھیں۔ عام معائنے میں موت قدرتی محسوس ہوتی تھی، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی تھی۔ وہاں جعلی میڈیکل رپورٹس بھی ملی جن کے ذریعے موت کی اصل وجہ چھپائی جاتی تھی۔ مزید تفتیش ہوئی تو ایک زیر زمین اسٹور روم سے وہ آلات بھی مل گئے جنہیں دیکھ کے ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پورا راز ایک ایک کر کے سامنے آنے لگا۔ میرا بہنوئی ایک خطرناک گروہ کا حصہ تھا۔ وہ ایسی لڑکیوں کو نشانہ بناتے تھے جن کے خاندان شریف اور سادہ ہوتے۔ پہلے محبت اور اچھے اخلاق سے ان کا اعتماد جیتا جاتا۔ شادی کے بعد مناسب موقع دیکھ کے انہیں وہ دوائی دی جاتی جس سے موت دل کے دورے جیسی لگتی۔ پھر ہسپتال میں موجود ان کے ساتھی جعلی رپورٹ بنا دیتے کہ موت قدرتی تھی۔ تدفین کے بعد رات کی تاریکی میں وہ لوگ قبر سے میت نکال لیتے اور جسم کے قیمتی اعضاء غیر قانونی طریقے سے نکال کے بیرون ملک اسمگل کر دیتے۔ بعد میں میت کو ایسی جگہ ٹھکانے لگا دیا جاتا جہاں برسوں کسی کو کچھ معلوم نہ ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ عائشہ پہلی شکار نہیں تھی۔ پولیس کو پرانے ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ میرے بہنوئی کی پہلی بیوی بھی اسی گروہ کا شکار بنی تھی۔ اس وقت بھی موت کو دل کا دورہ قرار دیا گیا تھا اور کسی نے شک نہیں کیا، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کی اور اس بار ہماری بہن ان کے جال میں پھنس گئی۔ چند دن بعد پولیس کی نشاندہی پہ شہر سے دور ایک ویران فارم ہاؤس پہ چھاپا مارا گیا۔ وہاں سے عائشہ کی میت بھی مل گئی۔ اگرچہ اس کے جسم کے بعض اعضاء نکالے جا چکے تھے، مگر کم از کم ہمیں یہ اطمینان ہو گیا کہ ہم اسے دوبارہ عزت کے ساتھ دفنا سکیں گے۔ امی نے جب آخری بار عائشہ کا چہرہ دیکھا تو ان کی چیخ سن کے وہاں موجود کئی پولیس والے بھی اپنی آنکھوں کے آنسو نہ روک سکے۔ عدالت میں مقدمہ کئی ماہ تک چلتا رہا، مگر اس بار ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ کسی کے لیے انکار ممکن نہیں تھا۔
ویڈیو میں نظر آنے والی گھڑی سے شروع ہونے والی ایک معمولی سی بات نے پورے گروہ کو بے نقاب کر دیا۔ میرے بہنوئی ڈاکٹر اور ان کے تمام ساتھیوں کو سخت سزائیں سنائی گئیں اور غیر قانونی اعضاء کی اسمگلنگ کرنے والے اس نیٹ ورک کا خاتمہ ہو گیا۔ آج بھی جب میں عائشہ کی قبر پہ جاتی ہوں تو دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ اگر میں اس ویڈیو کو بار بار نہ دیکھتی تو شاید وہ گھڑی کبھی میرے نظر میں نہ آتی اور نہ ہی میری بہن کو انصاف ملتا۔ اس دن مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ برائی کتنی ہی منصوبہ بندی سے کیوں نہ چھپائی جائے، ایک نہ ایک دن اللہ کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ضرور پیدا کر دیتا ہے جو سچ کو دنیا کے سامنے لے آتا ہے۔ عائشہ تو واپس نہیں آ سکتی تھی مگر اس کی وجہ سے ایک ایسا خطرناک گروہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جس سے نہ جانے کتنے گھروں کی خوشیاں چھین لی تھیں۔